सूबाई वजीर बराए सोशल वेलफेयर और बैतुल माल सैयद यावर अब्बास बुखारी से मिलने लाहौर में उनकी रिहाइश गाह पहुंचे। इस्तकबाल करने खुद बाहर आए। आपका तल्लक अटक के मशहूर ख़ानदान सादात कामरा से है। 2018 में पहली बार सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ा और जीत गए। क्या इसकी वजह ख़ानदानी सियासत थी या इसकी वजह PTI की मकबूलियत थी? इसकी बहुत सारी वजूहत थी। जब मुशर्रफ साहब का दौर था और बिल्कुल टोटली हम मुखालिफ थे उस वक्त, तो उस वक्त भी हम ये वाहिदी सीट मेरे चचा जीते थे। उनकी बहुत एक अच्छी मोतबर सियासत थी और 2018 में क्योंकि वो कहते हैं मेरी उम्र काफ़ी हो गई है तो बेहतर है कि आप आओ, क्योंकि मैंने 2013 का इलेक्शन लड़ना था, इतना वक्त मैंने हल्के को दिया हुआ नहीं था। 2018 में जब हुआ तो उसका PTI की पॉपुलैरिटी भी बहुत अच्छी थी, हमारा अपना एक ज़ाती वोट बैंक भी अच्छा है उस इलाके में, और फिर जो धड़े हम लोगों ने साथ मिलाए PTI के अंदर, ये सारी चीज़ें मिल के इतनी अच्छी खूबसूरत जो फतह थी वो उसका नतीजा ये है। आपने बरतानिया में तालीम हासिल की, वहाँ रहते भी रहे, फिर क्या हुआ कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर पाकिस्तान आकर सेटल हो गए और वापस बरतानिया जाने का नाम तक नहीं लिया? मेन वजह ये थी कि जब मैंने तालीम मुकम्मल की तो ये सोच थी कि पाकिस्तान के साथ हमारा लिंक ख़त्म हो जाएगा। तो एक वो वजह थी कि भाइयों के साथ बैठ के, मेरी बच्ची छोटी थी, वो स्कूल गोइंग नहीं थी उस वक्त, और उनके बच्चे स्कूल जा रहे थे, और फिर अपने इलाके में भी हम कुछ करना चाह रहे थे कि हम कोई काम ऐसा करें कि अपने इलाके में लोगों को फ़ायदा हो। तो तब हमने एक बैठ के फ़ैसला किया कि फिर मैं सबसे बेहतर पोजीशन में था वापस आने के, और ये तकरीबन 1990 में मैंने किया था। पाकिस्तान वापस आए तो यूनियन काउंसिल का इलेक्शन लड़ा, कामयाब भी रहे, लेकिन फिर 20 साल तक बिल्कुल खामोश रहे और फिर 2018 में दोबारा इलेक्शन लड़ा। इतने साल खामोशी क्यों रही? खामोशी नहीं रही। मैं जो पहला इलेक्शन लड़ा था वो शहर से लड़ा था और मैं काउंसलर इलेक्ट हुआ था। उसके बाद मैं 2005-06 में मैं तहसील नाजिम का इलेक्शन लड़ा था हुकूमत वक्त के मुखालिफ, और हमारी बदकिस्मती ये रही कि जो कई ऐसे धड़े भी थे कि जो हुकूमत मुखालिफ थे, लेकिन उससे हमें फ़र्क इसलिए नहीं पड़ा कि हमने कोई काउंसलर खड़ा ही नहीं किया था किसी भी यूनियन काउंसिल में। मेरा जो मकसद इलेक्शन लड़ने का था वो ये था कि जब हम एक इलाके में MPA भी हैं तो अगर हम किसी के साथ मिल के इलेक्शन लड़ रहे हैं और उसको इजाज़त दे रहे हैं कि आप करें, और फिर वो हमसे मशवरा भी ना ले, ये तो ज़्यादती है, तो उसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। तो फिर मैंने वो इलेक्शन लड़ा तहसील नाज़मी का, जहाँ पे हमारे पास कुल 7 काउंसलर से मैंने 56 वोट्स लिए, जबकि मुझे 70 चाहिए थे। और अगर आखिर में वो नून का एक धड़ा उस वक्त हुकूमत वक्त के साथ ना मिलता तो वो इलेक्शन में जीता हुआ था। आपके चचा सैयद एजाज़ बुखारी रुकने सूबाई असम्बली और आपके दूसरे चचा सैयद वाजिद बुखारी फेडरल मिनिस्टर रह चुके हैं। आपके ख़ानदान की हमदर्दियाँ तो पीपल्स पार्टी के साथ थीं, आप लोग PTI में कैसे आ गए? हमारा इख्तलाफ इस बात पे आया कि 1993 के इलेक्शन में मेरे चचा को टिकट दिया गया और फिर मरहूम नवाबज़ादा नसरुल्लाह की वजह से वो टिकट वापस ले लिया गया। उनके दोस्त थे मलिक हकीमीन ख़ान, हमारे पीपल्स पार्टी के MPA भी रहे। 1988 तक हम सपोर्ट करते रहे, लेकिन क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ गिर रहा था तो हमने कहा कि जो जीत सकता है उसको आगे लाया जाए। पार्टी ने हमें सपोर्ट किया, लेकिन लीडरशिप नवाबज़ादा नसरुल्लाह के कहने पे 1993 में एक दफ़ा किया, फिर 2002 के इलेक्शन में दोबारा यही किया, और वो इतना एन वक्त पे सब कुछ हुआ कि हमारे लिए संभालना बड़ा मुश्किल हो रहा था। और हमारे पास एक बहुत अच्छा चांस था, कैंडिडेट बहुत अच्छा था कि जो उस वक्त की हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़ा होकर जीतने का चांस रखता है। और फिर वो इलेक्शन ने साबित भी किया कि हम सारी सीटें अपोजिशन हारी सिवाय हमारी सीट के। हमने उसके बाद हमने कहा अगर यही हालत है और हमारी इज़्ज़त उस लिहाज से नहीं की जाती जैसे करनी चाहिए, तो हमने पार्टी से खुदा हाफिज़ इख्तियार किया और हमने फिर फ़ैसला किया कि कोई ऐसी पार्टी हो कि जो एक तो जिसकी ज़्यादा जान पहचान नहीं हो, जिसकी ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन ऑन द ग्राउंड ना हो। हमारा एक ग्रुप बना
जिसके अंदर हम लोग कोई 8 वो बंदे इकट्ठे हुए कि जो किसी न किसी वक्त पे MPA, MNA, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में, ज़िला काउंसिल में नुमाया रहे। तो हम लोगों ने जाके खान साहब के साथ बात की और फिर बैठ के हम लोगों ने PTI ज्वाइन की। अपने दोस्त और समाजी शख्सियत शाहिद कादर को नाश्ते पर मदऊ कर रखा था। आपके वालिद फ़ौज में रहे, आपके ख़ानदान के बहुत सारे अफराद का तल्लुक़ अब भी फ़ौज से है। आपने सियासत का शोबा अपनाया। सियासत और फ़ौज का तो तज़ाद है। मेरा पहला पैशन फ़ौज है। मैं फ़ौज में जाना चाहता था। मैंने बहुत ख्वाहिश का इजहार किया। मैंने अप्लाई करने की भी कोशिश की। मेरे बड़े भाई उस वक्त फ़ौज में थे। तो वालिद साहब ने जो बात मुझे कही कि फ़ौज को हर नस्ल में से एक बेटा मैंने देना है, वो मेरा वादा है, तो मैंने दे दिया। वालिद साहब ने इनकार किया, उन्होंने कहा डॉक्टर ही बनोगे। इतने लायक नहीं थे कि डॉक्टर बनते। तो और फिर आप सियासत में इसलिए आए कि जब तालीम मुकम्मल की, अपना यहाँ पे कारोबार शुरू किया, क्योंकि हमारी फैमिली एक सोशल वेलफेयर के कामों से ताल्लुक़ रखती है। तो फिर हमने 1982 में चचा ने पहला इलेक्शन लड़ा। तो खुदा के फजलो करम से सियासत में हम जीतते भी रहे, लेकिन बदकिस्मती से हर दफ़ा हम अपोजिशन में ही रहे, हमारी पार्टी जो भी थी। और फिर जब इस दफ़ा मैं जीत के आया तो पहली दफ़ा हमें अल्लाह पाक ने वो हुकूमत नसीब की। आपने ज़्यादातर तालीम बोर्डिंग हाउसेस में रहकर हासिल की, बर्न हॉल में रहे, बैरून मुल्क तालीम हासिल की। तो क्या बोर्डिंग हाउस के जो बच्चे हैं वो आम जो डे स्कॉलर बच्चे हैं इनसे डिफरेंट होते हैं? जी डिफरेंट होते हैं। वो क्योंकि आपस में एक टीम वर्क बनता है और वो जो रिश्ते बनते हैं वो कई दफ़ा आपके ख़ानदान से ज़्यादा करीबी रिश्ते होते हैं, खूनी रिश्तों से। हम लोग 6-6 साल के थे जब गए और हम 16 साल के 17 साल के होके हम लोग बाहर आए वहाँ से ग्रेजुएट करके। और मैं समझता हूँ जो बोर्डिंग हाउस में बच्चे रहते हैं उनको एक महरूमी ज़रूर रहती है कि वालिदैन से आपकी दूरी होती है, लेकिन वो आपके कैरेक्टर को बहुत अच्छा और सख्त बना देती है कि जहाँ पे आप फिर दुनिया का उतार चढ़ाव को आप फेस कर सकते हैं। क्या सब ये पत्थर कौन से आपने पहने हुए हैं? ये हकीक है, यमनी है और ये याकूत है। ये इराक़ से आया था, ये तोहफ़ा आया था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े पे कोई ज़ियारत करने गए थे तो वो लेके आए। ये मुझे सऊदी अरबिया से एक मेरे दोस्त गए थे उम्रे पे। इनका असर होता है ज़िंदगी पर? पत्थरों का असर होता है। पत्थरों का वज़न, उसका साइज़ आपकी जिसामत के मुताबिक होना चाहिए, आपका अकीदा भी होना चाहिए। फिर अगर उसके ऊपर कोई आयात कुंदा हैं तो आपको फिर बावजू रहना चाहिए, क्योंकि आप देखें कि ये नीचे से आपका जिस्म को टच करता है, जल्द को। ये जो काला बैंड पहन रखा है ये किस हवाले से है? अच्छा ये ऐसे हुआ था कि एक कोरियन कंपनी यहाँ पे आई थी और वो मास्क चाह रही थी कि हम लोग इंपोर्ट करें। मैंने कहा नहीं, हम लोग इंपोर्ट नहीं करेंगे, आप यहाँ पे आके फैक्ट्री लगाएं, हम आपको हर सहूलत देंगे। तो ये जो था ये उनने तोहफ़ा दिया। उनने ये बोला कि ये एंटी रेडिएशन है और सबसे जो बड़ी बात है और एंटी बैक्टीरियल है, इसका जो मटेरियल बना हुआ है ख़ास मटेरियल है। तो उनने मुझे जब पहनाया तो वो एक आदत ऐसी हो गई कि बस अभी मैं यही पहनता हूँ। घर से रवाना हुए। जिंदगी का खुशकुन लम्हा कौन सा था और परेशान तरीन लम्हा कौन सा? जब भी हॉस्टल में होते थे, वालिदैन या बड़े भाई आते थे, वो मेरे लिए ज़िंदगी का सबसे खुशगवार तरीन मौका होता था, क्योंकि मिस करते थे और उसको हम उस तरीके से देखते हैं। लेकिन इस वक्त मेरे लिए सबसे खुशगवार लम्हा वो है कि जो मैं तरक्याती काम अटक लेके गया हूँ। ये तकरीबन 10 अरब रुपए के करीब के काम हैं मेरे अपने हल्के के सिर्फ, और इंशाअल्लाह ताला इससे हम बहुत बेहतर और भी करेंगे आने वाले वक्त के साथ। जो सबसे ज़्यादा मायूस कुन लम्हे थे और मेरी खुशकिस्मती कह लें, मेरे लिए कोई चीज़ वो रकम हो गई जहन में कि मेरी दादी, मेरी वालदा, मेरी बहन, मेरे वालिद चारों का मेरे हाथ में रूह कब्ज़ हुआ। और वो लम्हे थे कि बंदा कर भी कुछ नहीं सकता था और आप वहाँ पे खड़े हुए हैं, आपके हाथ में वो हैं,
तो वो फ़ैसला करना बड़ा मुश्किल होता है कि अभी क्या किया जाए, और वहाँ पे इंसान को अपनी हकीकी ताकत का पता लगता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। सियासत में झूठ भी बोलना पड़ता है, मसलियत भी इख्तियार करनी पड़ती है, आप कितना इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं? मेरी कोशिश ये होती है कि मैं लोगों को उम्मीद भी दिलाई रखूं और वो काम भी साथ करता रहूं, लेकिन नुकसान तब होता है कि मैं मिसाल के तौर पे एक दोस्त के बलबूते पे कि मेरा जानने वाला है, मेरा दोस्त है, वहाँ पे बैठा हुआ है, आप मेरे पास किसी काम के लिए आएँ और मैं उसी को दिमाग में रख के मैं बोलूँ हाँ ये काम हो जाएगा इंशाल्लाह, और वो काम जब नहीं होता तो वहाँ पे लोग कहते हैं आपने कहा क्यों, आपने झूठ बोला, हालांकि मैंने उसके बलबूते पे बात कही होती है। लेकिन मैंने एक चीज़ सीखी है कि लोगों को दो चीज़ें आप सिखाएं यहाँ पे। एक, जब लोग किसी काम के लिए आते हैं उनको साथ लेके चलें, उनको साथ साथ बताएं कि काम कहाँ तक पहुँचा, क्या हुआ। दूसरा, उनको अल्लाह के ऊपर तवक्कुल सिखाएं। तुम्हारे नसीब में लिखा हुआ है तो जो मर्ज़ी मुखालफत करते रहे वो हो जाएगा, अगर नसीब में नहीं लिखा है मैं जो कुछ मर्ज़ी करता रहूँ वो नहीं होगा। सियासत पर तो बड़ा खर्च आता है, आपके ज़राए आमदन क्या है? मेरे अखराजात इसलिए कम है कि मैं बहुत अपने हाथ को महदूद रखता हूँ और मैं ज़्यादा खर्च ना अपने ऊपर करता हूँ। दस्तरखान चल रहा होता है, चाय चल रही है, कहवा चल रहा है, खाने के वक्त पे अगर कोई मेहमान आ गए ऐसे जो बाहर से आए आप उनको खाना भी खिलाते हैं। मेरे अपने प्रॉपर्टीज़ हैं जो जिनसे मुझे किराया आता है, इन्वेस्टमेंट आती है। मेरे चचा कंट्रीब्यूट करते हैं, मेरे छोटे चचा कंट्रीब्यूट करते हैं, मेरे भाई कंट्रीब्यूट करते हैं, तो हम लोग मिल के चलाते हैं ये चीज़। माहाना खर्च कितना आ जाता है? कम से कम भी देखें तो तकरीबन कोई 4.5-5 लाख रुपया। ये सिर्फ आपके डेरे का खर्च है, आपके उसके अलावा खर्चा अलग है। बैतुल माल के हेड ऑफिस पहुंचे, अपने दफ्तर में आए, दफ्तरी अमूर निपटाए, पहले चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और फिर बाद में काफ़ी देर के बाद आपको सूबाई वज़ीर बनाया गया। इतनी देर क्यों लगी वज़ीर बनने में, और पहले चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का ओहदा क्यों कबूल किया? चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की बात करते हैं, वो ओहदा मुझे दिया गया जब कोई वजारत नहीं मिली और मुख्तलिफ MPAs को मुख्तलिफ जगहों पे एडजस्ट किया जा रहा था। तो उस वक्त मुझे राजा बिशारत साहब मेरे चचा के कुलीग भी हैं, तो उन्होंने कॉल की कि हम चाह रहे हैं कि आपको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाएं। तो वो मैंने जब ओहदा एक्सेप्ट किया तो हम लोगों ने पहले 14 महीने में 1947 से लेकर 2018 की दिसंबर तक जो हम लोगों की रिकवरी थी वो तकरीबन 15 अरब रुपए थी, और हमारे से पहले एक दिन में 16 से 18 ऑडिट पैरास सुने जाते थे। हमारे वक्त में आके 80 ऑडिट पैरास भी सुने जाते हैं, 115 ऑडिट पैरास भी सुने गए हैं। तो हम लोग पूरा दिन लगाते थे। जब शुरू में वजारत नहीं मिली तो थोड़े नाराज़ हुए थे? कुदरती बात है जी, ये तो अगर मैं बोलूँ कि नहीं हुए थे तो बड़ी वो झूठ है। बिल्कुल एक अफसोस होता है कि यार मैं एल भी हूँ, हम इतना काम भी हमने किया है और फिर भी वजारत ना मिले, लेकिन आप उसको फिर इस बात के ऊपर ख़त्म कर देते हैं कि ये खुदा की मर्ज़ी नहीं थी इसमें। आपको बैतुल माल और सोशल वेलफेयर की वजारत संभाले तकरीबन साल हो गया है, ये बताएं कि इस साल में क्या क्या कारकर्दगी दिखाई, किस किस शोबों में काम किया? मैंने अपने स्टाफ को ओनरशिप दी है, उससे मोटिवेशन मिली है, मैंने एक को रिकग्निशन दी है। हमने ये तब्दीली लेके आए हैं। एक दूसरी तब्दीली जो हम लेके आए हैं कि वो हमारे कानून साजी है। जैसे कि हम लोगों ने माजूर लोगों के ऊपर जो कानून हम नया बना के लाए हैं, इसके अंदर हाई कोर्ट का पूरा ताउन हमारे साथ था, और हमने मिल के उनकी एक कमीशन 4 वकला पे मुश्तमिल वो उन्हें कमीशन भेजी। मैंने ख़ुद हेयरिंग की उसकी, लेकिन जज साहब ने फिर भी किसी ने बता दिया, उन्हें पकड़ के आगे बुलाया, नाम पूछा, फिर उन्हें बोला कि आपके बारे में बहुत कुछ सुना हुआ है और बहुत अच्छी बातें सुनी हुई। उन्हें फिर बाकायदा ये जजमेंट में उन्हें लिखा है, तो ये आपने आज तक सुना नहीं होगा किसी सियासी की तारीफ़ की गई हो। फिर हमने विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी का दायरा कार मुल्तान से बढ़ाकर पूरे पंजाब में फैला दिया। फिर हमने NGOs के ऊपर एक कानून साजी कर रहे हैं, हम चाइल्ड वेलफेयर के ऊपर एक कानून साजी कर रहे हैं, हम ट्रांसजेंडर्स के कानून के अंदर अमेंडमेंट्स कर रहे हैं, हम NGOs को जो 3-3 साल
रजिस्टर नहीं होती थी। हमने भी होम ऑफिस से बात करके हमने आपस में तय किया कि 30 दिन का टाइम देंगे। हम लोग प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप को इनकरेज कर रहे हैं। कोई इदारा प्राइवेट सेक्टर को नहीं दे रहे, लेकिन हम प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर उन इदारों को वर्ल्ड क्लास इदारे बना रहे हैं। जैसे हमारे पास एक रिहेबिलिटेशन सेंटर है फॉर डिसेबल्ड, जिसको हम नशेमन कहते हैं। तो हम लोग की एक बेंचमार्क नशेमन के साथ, मस्कन के साथ मिलकर हम बना रहे हैं कि कोई भी कल आप चाहें इदारा बनाना चाहे, हम कहेंगे कि सुहेल भाई कम से कम ये चीज़ें पूरी करें तो तब ये इदारे को हम NOC देंगे, वरना नहीं देंगे। क्योंकि इसमें नुकसान ही होता है कि हमारे माजूर लोग ज़्यादा ख़राब, उनकी माजूरी ज़्यादा ख़राब हो सकती है अगर पढ़े लिखे लोगों के हवाले, अच्छे डॉक्टर्स के हवाले ना किया जाए। सूबाई बैतुल माल का बजट कितना है और इससे किस किस को फंडिंग होती है? सूबाई बैतुल माल का बजट जी 10 करोड़ है, जो 1994 से 10 करोड़ ही आ रहा है। आबादी उस टाइम पे 4 करोड़ थी, अभी आपकी करीब 12 करोड़ है। इसके अंदर मुख्तलिफ हेडिंग्स के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है 10 करोड़ रुपया। हम एक हेड है जहाँ पे हम बच्चों की स्कॉलरशिप्स का करते हैं, उनको माली इमदाद देते हैं। क्या ये सारे पैसे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब देती है? सारे पैसे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब देती है। फिर एक हिस्सा है जो NGOs को हम पैसा देते हैं काम करने के लिए। फिर एक हिस्सा है शादी के लिए हम पैसा देते हैं। फिर हम लोगों को डायरेक्ट इमदाद देते हैं, हम माजूर लोगों की मदद करते हैं, व्हील चेयर्स वगैरह की मदद में। ऐसे 6 हमारी हेड्स हैं। लेकिन 10 करोड़ रुपया कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं रखता। जहाँ पे आबादी आपकी तकरीबन 12 करोड़ हो तो 1 रुपया भी फ़ी कस नहीं आता। लेकिन हम लोग फिर यहाँ पे NGOs को साथ मिलाते हैं। सोशल वेलफेयर के तहत कौन कौन से इदारे काम कर रहे हैं? टोटल 107 इदारे चल रहे हैं, लेकिन वो जो 107 इदारे हैं वो चंद हेडिंग्स में हैं। मसलन कि दारुल अमान हमारा एक है, हमारे पास पनागाह है, हमारे पास दारुल अमान है, हमारे पास चमन है, हमारे पास नशेमन है, हमारे पास दारुल सुकून है, हमारे पास गहवारा है, हमारे पास काशियाना है, हमारे पास मॉडल चिल्ड्रन होम है, हमारे पास आफ़ियत है। ये मुख्तलिफ़ इदारे मुख्तलिफ़ किस्म के बच्चों और बुज़ुर्गों का ख्याल करते हैं। अभी सनज़ार और कसरे बहबूद में हम हुनर सिखाते हैं ख़वातीन को, और वो अपने पाँव पे खड़ी होती हैं। DG बैतुल माल मुदस्सर रियाज दफ्तर में मिलने आए। इससे लतीफ़ भी इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है। आपने इस दौर जवानी भी देखा, क्या चीज़ सबसे खूबसूरत लगी निस्वानी हुस्न में? मेरी बीवी ने मुझे मार दिया। मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ जो खूबसूरत लगती है वो इंसान की शख्सियत। ज़रूरी नहीं पढ़े लिखे हो, लेकिन इंटेलिजेंस होनी बहुत ज़रूरी है कि, और उसके अंदर जो भी बात करे वो इस मुतबरी से करे कि उसको जैसे हर चीज़ का इल्म है। और ये जो खूबसूरती है ये आनी जानी है, ये आपको अट्रैक्ट तो ज़रूर करती है कुछ अरसे के लिए, लेकिन जो चीज़ अट्रैक्ट करती है वो किरदार करता है, किस तरीके से आप दुनिया के साथ पेश आते हैं। शादी लव मैरिज है या प्योरली अरेंज्ड है? सुहेल भाई, मेरी शादी उस वक्त हुई कि जब दादी बैठी होती थी, एक बेटे के घर बेटी पैदा हुई, दूसरे बेटे के घर बेटा पैदा हुआ, और उन्हें कह दिया कि इनकी शादी मैंने करनी है, ये शादी वो है। और कुदरती बात है कि जब बचपन से आपका नाम वो जोड़ दिया जाता है तो वो आप भी कहते हैं कि हाँ ठीक है। तो ये चीज़ें वो होती हैं कि जो आप ख़ानदान की इज़्ज़त भी करते हैं और साथ चलते हैं। और मेरी शादी हुई भी बहुत कम उम्री में, कि मैंने अभी बस A लेवल्स किए थे और उसके बाद फ़ौरन शादी हो गई। आपकी एक कामयाब शादी का जो राज है वो ये है कि आप कोशिश करें कि स्पेस दे के रखें। ये नहीं होता है कि आपकी नाचाकी नहीं होती, आप बातें तो बड़ी फ़लसफ़ाना करते हैं, लेकिन जब वक्त आता है आपकी लड़ाई भी होती है, आपकी बहस भी होती है। घर में लड़ाई आपकी वजह से होती है? इसका जवाब ना दें। आपके पास वक्त नहीं होता। मैं लाहौर में रह के भी घर में अगर 12 बजे जा रहा हूँ तो वो ज़्यादती है, मैं कभी 2 बजे जा रहा हूँ, ये ज़्यादती है। और ये नहीं होता है कि कोई आप किसी पार्टीज़ में बैठे हैं, आप किसी न किसी करामत बंदे के पास बैठे हैं, आपकी वो PR बन रही होती है। तो आपकी कभी वो बंदा कोई आपको आके पकड़ लेता है, कभी आप किसी को पकड़ लेते हैं, और बैठ के खाना एक बहाना बन जाता है। बाहर अगर
मैं अपने हलके में भी हूँ, तो बाहर लोगों के साथ बहुत देर तक मैं बैठा रहा। मेरी कोशिश होती है कि कोई मेरे पास आए तो वो अल्लाह की रहमत है। आप एक एक को डील करें, एक एक की बात सुनें, उनकी कोशिश करें, वहाँ पे आप वो मसाइल हल करें। तो लड़ाई इसलिए होती है कि मुझे वक्त नहीं दिया, तो और वो दुरुस्त भी है। पंजाब यूनिवर्सिटी शेख जायद इस्लामिक सेंटर पहुंचे। जावेद इकबाल शहीद ऑडिटोरियम पहुंचे। आरफन स्पोर्ट प्रोग्राम की सालाना तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। आपको कम से कम ये चाहिए कि ये सियासी पार्टियां हो गई, बाकी वाबस्तगियां हो गई, उनसे हट के अपने बच्चों को बेहतरीन पाकिस्तानी बनाए। हर मोड़ पे कामयाबी हो, और कामयाबी वो जिससे अल्लाह ताला राज़ी होता हो। अल्लाह ताला को नाराज़ करके कोई कामयाबी हो नहीं सकती। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले बच्चों में इनामात तकसीम किए। यादगारी शील्ड्स पेश की गई। प्रो वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर सलीम अजहर से मिलने उनके दफ्तर पहुंचे। प्रोफेसर डॉक्टर सलीम अजहर ने सोवेनियर पेश किया। टूरिज्म फूड एंड बेवरेज कॉलेज पहुंचे। तलबा और तालबात ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। ज़हीर अहमद और मोहम्मद जमील ने गुलदस्ता पेश किया। ज़ेरे तरबियत स्टूडेंट्स ने सूप सर्व किया। दोपहर का खाना भी कॉलेज में खाया। होटल मालिक चौधरी निसार और टूरिज्म के साबिक सरबराह मसूद अली खान भी खाने पर मौजूद थे। सोशल वेलफेयर के ऑफिस में नशेमन पहुंचे। चेयरपर्सन आमना आफ्ताब ने इस्तकबाल किया। नशेमन में खुसूसी अफराद को हुनरमंद बनाने के लिए टेक्निकल एजुकेशन फराहम की जाती है। ये पहला कुरान पाक का नुस्खा है जो ब्रेल में है। ये यूएई से इंपोर्ट किया गया है। ये मस्कन की मदद से यहाँ पे आया है। ये सेट्स यहाँ पे पड़े हुए हैं। एक किताब के अंदर 5 सिपारे हैं और ये 4 हमारे पास कुरान पाक मौजूद हैं। जो हमारे बच्चे देख नहीं सकते वो इसको, ये आप देख सकते हैं, ये ब्रेल में है तो ये हाथ लगाकर इसको पढ़ते हैं। और ये बच्चों की स्टोरी बुक्स हैं, ये दोबारा ब्रेल में। फिर ये एक मशीन है जिसको पर्किंस ब्रेलर कहते हैं। ये बच्चे टाइप करके जो भी टाइप करेंगे वो ब्रेल में, वो कागज़ के ऊपर वो प्रिंट आउट आएगा। तो जो ख़त लिखेंगे वो ब्रेल में लिखा होगा, वो कुरान की कोई आयत लिखेंगे वो ब्रेल में आएगी, तो वो फिर उसको हाथ लगा के वो पढ़ सकेंगे। कोशिश ये आपको दिखाने की कि रियासत अगर प्राइवेट इदारों के साथ मिल जाए और हम अपने ये दरवाज़े खोलें तो हम कारनामा कर सकते हैं। और इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश ये नशेमन को मस्कन के साथ मिला के काम करने का कि हम पाकिस्तान को एक नया बेंच मार्क दें कि कम से कम इस किस्म का एक इंस्टीट्यूट होगा तो हम एनओसी भी देंगे, इजाज़त भी देंगे, ताकि माजूर बच्चों को ज़्यादा ख़राब ना किया जाए, उनको एक पायदार इंसान बनाकर माशरे का एक यूज़फुल हिस्सा बनाए।
गार्डन टाउन में अपने दोस्त आबद भट्ट के घर पहुंचे। आबद भट्ट के 100 साला वालिद से खुसूसी दुआ ली। रात का खाना अपने दोस्तों के हमरा खाया। आपके कज़न सैयद जुल्फी बुखारी वज़ीर आज़म के बहुत करीब समझे जाते थे, मगर फिर क्या हुआ कि रिंग रोड स्कैंडल आ गया कि उनसे इस्तीफ़ा ले लिया गया। अब वो क्या कर रहे हैं और उनकी सियासी पोजीशन क्या है? सोहेल भाई, सबसे बड़ी बात ये तो हकीकत जिस तरीके से एक बात को बनाया गया तो वो हकीकत नहीं थी। अगर हकीकत होती तो कुछ तो सामने आता। देखिए, प्रॉब्लम क्या आता है कि रिंग रोड स्कैंडल है क्या? रिंग रोड स्कैंडल ये है कि भाई एक जुमला है उसके अंदर कि एक सियासी असर वसूख के बंदे ने रिंग रोड का वो अपने ख़ानदान को फ़ायदा पहुंचाने के लिए उसका रुख मोड़ा। अभी जिस ख़ानदान के बारे में बात की जा रही है वो जुल्फ़िकार ननिहाल है, संगजानी में रहते हैं और वो संगजानी के रईस हैं। आज से नहीं है, ये पुराने ज़माने से आ रहे हैं। और सबसे बड़ा उसके अंदर जो नाम है वो है डॉक्टर तौक़ीर शाह का, जो पिछले वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रहे। अभी उनकी ज़मीनें इस तरीके से हैं कि आप मरगला रोड को कहीं से भी निकालेंगे, जो उसकी अलाइनमेंट है अगर वही रखेंगे तो उनकी ज़मीनों के बीच में से गुजरेगी, वो इधर उधर से जा नहीं सकती। फिर क्या असर व रसूख इस्तेमाल हुआ, ये मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। फिर उसका कोई सबूत दे दें। और फिर जिसने इल्ज़ाम लगाया उनने तो आके माफ़ी मांगी घर पे। अभी ये प्रॉब्लम्स ऐसे हैं कि हम ओपनली कह भी नहीं सकते, नाम ले भी नहीं सकते, क्योंकि सियासी तौर पे नुकसान होता है। हम कहाँ पे जाएं, क्या करें, किससे बात करें? आज भी जुल्फ़ी वज़ीर आज़म साहब के उतने ही करीब हैं। हमारा ख़ानदान वज़ीर आज़म साहब के साथ कमिटेड ख़ानदान है। हम नज़रियाती तौर पे इमरान खान साहब के साथ हैं, रहेंगे हमेशा। ज़माना बड़ा बेरहम है। आपकी भी एक ऑडियो आ गई जिसमें आप 5000 कनाल ज़मीन का सौदा कर रहे हैं टेलीफोन पर। क्या वाकई आजकल ज़मीनों की खरीदो फरोख्त कर रहे हैं? उसके अंदर एक दोस्त है कराची का, वो मुझे कहता है मेरे पास एक बंदा है जो वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटी बनाना चाह रहा है या कोई इंडस्ट्रियल एरिया के लिए बात कर रहे थे। तो ये ऑडियो पुरानी है। उसके अंदर उसने कहा मुझे 5000 कनाल ज़मीन चाहिए। मेरे वहाँ पे दोस्त हैं जिनकी तकरीबन 8 या 10 हज़ार कनाल ज़मीन थी और वो बेचना चाह रहे थे। मेरे पास 100 दफ़ा लोग आएंगे अटक में ज़मीन के लिए, मैं बिल्कुल उनकी मदद करूँगा। फिर मेरे पास क्यों आए या मेरे जैसे किसी और के पास क्यों आते हैं एक इलाके में? वो इसलिए आते हैं कि उनको पता है असर रसूख वाले बंदे हैं, इनको 2 नंबरी वाली ज़मीन नहीं बेची जाएगी, एक ज़मीन जो बिकी हुई है वो नहीं बेची जाएगी, फ्रॉड नहीं किया जाएगा। क्योंकि ये असर रसूख वाले हैं तो लोग डर के एहतियात करेंगे। तो मैं कहता हूँ कि एक दफ़ा 100 दफ़ा मैं ये काम करूँगा, उसके अंदर से अगर मैं कमाई करूँ तो वो मेरे लिए हराम है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। वो मैं कभी भी नहीं करूँगा, ना कभी किया है आज तक। कोई मुझे साबित कर दे, और ये नहीं कि सबूत नवाज शरीफ का नहीं मिला और उसका नहीं मिला तो हमारा भी नहीं मिलेगा। मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान कहता हूँ, मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया कि जिसके अंदर कल मुझे अपने नाना रसूलुल्लाह के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़े। आपकी हुकूमत का सबसे बड़ा मसला महंगाई बनती जा रही है। क्या आप 2023 के इलेक्शन तक इस मामले से निपट लेंगे? देखिए, हुकूमत की ताकत में 2-3 चीज़ें थी। एक कि सब्सिडी दे रही है। चीनी बफजले खुदा कल लाहौर में 85 रुपए किलो पे थी, किसी ने कोई जिक्र नहीं किया। 120 पे गई, 125 पे गई, 140 पे गई तो लोगों ने चीखें मारी। हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने इंसाफ राशन कार्ड इंट्रोड्यूस किया जिसके अंदर 20% से लेकर 28% तक हम रियायत दे रहे हैं। आपको 3200 रुपये के ऊपर आपको तकरीबन 1000 रुपये की आपको रियायत मिलेगी। तो ये वो शरह है कि जो आपकी इन्फ्लेशन है उसको हम उधर से काबू कर रहे हैं। फिर क्योंकि गुर्बत भी है,
महंगाई भी है, बेरोज़गारी भी है, और ये दुनिया का फिनोमेना है। दुनिया में ये काम हो रहा है। आप देखें कि जो किश्ती मिसाल के तौर पे एक चीज़ 200 रुपए में पाकिस्तान लाती थी, आज वो 1200 रुपए में लेके आ रही है। बरतानिया में 348% आपके बिजली के बिलों की नर्क बढ़े हैं। सिंगापुर में 2 बिजली के कारखाने जो LNG पे चलते थे बंद कर दिए क्योंकि अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको नुकसान इतना ज़्यादा हो रहा था। यही चीज़ पाकिस्तान में भी हो रही है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है कि लोग जब सुनने के लिए तैयार ना हों, लोग कहते हैं कि चीनी बड़ी महंगी है। ठीक है, चीनी महंगी, चीनी इस्तेमाल करनी बंद करो, नुकसानदेह भी है। फिर जो चीनी को होर्डिंग करता है, जो उसकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता है, हमें नाम बताएं, सामने आए, जिहाद करें ना इस चीज़ के ख़िलाफ़, क्योंकि ये पूरा एक माफिया है। ये पहली हुकूमत है कि जिसने शुगर माफिया के ख़िलाफ़, आटा माफिया के ख़िलाफ़, लैंड माफिया के ख़िलाफ़ एक इकट्ठा जिहाद किया है। राशन इंसाफ कार्ड, और फिर हम इसके बाद इंसाफ हेल्थ कार्ड जो 10 लाख रुपए की मालियत रखता है, हर ख़ानदान के सरबराह को देंगे। अगर एक घर के अंदर 4 बेटे और माँ बाप रहते हैं और वो चारों शादीशुदा हैं, तो वहाँ पे 5 राशन कार्ड जाएंगे, 5 हेल्थ कार्ड जाएंगे। गर्दिश ज़माना का तो कुछ पता नहीं होता। एक वक्त था कि आपका नाम भी वज़ीर आला पंजाब के तौर पे लिया जा रहा था। आप कितने इंटरेस्टेड हैं वज़ीर आला पंजाब बनने में? सर जी, मैं, अल्लाह गवाह है कि मैं एक टीम प्लेयर हूँ। मुझे जब मैं वज़ीर नहीं बना, मायूसी हुई, लेकिन नाउमीदी नहीं थी, और कुछ ऐसी बात नहीं थी कि बनाए वरना मैं ये मैं वो। मेरा फ़लसफ़ा खान का फ़लसफ़ा है। मैं इमरान खान का सिपाही हूँ। इमरान खान ने सरदार उस्मान बुज़दार के सर पे हाथ रखा, मैं सरदार उस्मान बुज़दार के साथ खड़ा हूँ, उसका सिपाही बन के। उसके साथ अगर आखिरी बंदा खड़ा हुआ, मैं खड़ा हूँगा। ये मेरा आपको मैं बता रहा हूँ बहुत क्लियरली। CM सब बनना चाहते हैं, लेकिन मुझे भूख नहीं है CM बनने की कि पार्टी के अंदर किसी किस्म का ऐसा इंतशार या इख्तलाफ बन जाए। कभी ज़िंदगी में नहीं करूँगा ऐसा काम। और जो भी मेरा चीफ मिनिस्टर हो वो कहे कि वाकया ये मेरा दायां हाथ है। बुखारी साहब, पसंदीदा एक्ट्रेस या पसंदीदा गुलकारा कौन सी है? तो ये एक्टर और गुलकार भी हो सकते थे, आपने ये नहीं पूछा मुझसे। चले वो बता। सर, पसंदीदा एक्ट्रेस अगर मुझे कोई अच्छी लगती है तो वो रेखा है। या खूबसूरत है, एट्रैक्टिव है, खूबसूरत एक्टिंग करती है, बहुत अच्छी फिल्म। रंग अच्छा लगता है? रंग का मसला नहीं है। मसला ये कि अट्रैक्टिव हो, उसके अंदर हुनर हो, परफॉर्मेंस हो। और अगर आप उस लिहाज से देखें आजकल के ज़माने में, तो वो जैसे सारे लोग कहते हैं कटरीना कैफ इज़ वेरी गुड, लेकिन अगर आप किसी को करेक्टर एक्ट्रेस देखते हैं तो विद्या बालन है, बहुत अच्छी इंडिया की। पाकिस्तान में अगर आप आएँ तो हमारे ड्रामे की एक से एक एक्ट्रेस, आप जिसको भी उठाए ना, बड़ी खूबसूरत उनकी एक्टिंग है हमारे ड्रामाज में, और इंडियन फिल्मों से बेहतर है, और ये मेरा यकीन है उस लिहाज से। तो वो अगर आप लें ऑल टाइम फेवरेट तो मानूर बलोच इज़ वेरी गुड। गुलकारा में फरीदा खानम मुझे आज तक बहुत अच्छी लगती हैं, मुझे इकबाल बानो बहुत अच्छी लगती हैं, मुझे नूरजहान अभी बहुत अच्छी लगती हैं। एक्टर्स में वहीद मुराद, अगर उस तरफ जाएँ तो अमिताभ बच्चन, विदाउट एनी शेड ऑफ डाउट। मुझे नए एक्टर्स में अगर कोई अच्छा लगता है तो उसके अंदर इनका सलमान खान इज़ गुड, आमिर खान इज़ द बेस्ट आउट ऑफ द लॉट, जो 3 खान्स हैं। इधर आप आ जाएँ तो शान की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ।